नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से प्लेटो, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह से सुकरात का अंत हुआ था। सुकरात को जहर दे दिया गया था, प्याला दे दिया गया था। उसके बाद से उसके साथ, सुकरात के साथ उनका एक प्रिय शिष्य हुआ जिसका नाम है प्लेटो। प्लेटो लगभग 20 से 30 साल सुकरात के साथ रहते हैं और उस समय उनको काफ़ी दुख हुआ जब उनके गुरु सुकरात को प्याला दे दिया गया जहर का और उनकी मृत्यु हो गई। इससे आप लोग माहौल समझ ही रहे होंगे कि प्लेटो के मन में क्या चल रहा होगा। तो प्लेटो के मन में यही चल रहा है कि वो इस व्यवस्था से कि काफ़ी परेशान है कि क्यों आखिर दे दिया गया उनको, क्योंकि उनको प्याला दे दिया गया था और उनको मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन एराइज किए थे और उन्होंने अच्छी बातें किए था। तो इसी संदर्भ में प्लेटो क्या होता है, उस व्यवस्था से काफ़ी दुखी रहता है और उस व्यवस्था से काफ़ी दुखी होकर वो एक आइडियल स्टेट, मतलब आदर्श राज की संकल्पना करता है। अब उसके अनुसार से, मतलब प्लेटो के हिसाब से आइडियल स्टेट क्या है। अब आइडियल का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिस प्रकार से केमिस्ट्री में आपने आइडियल गैस का नाम सुना होगा और बहुत सारा चीज़ आइडियल, मतलब आइडियल मीन्स आदर्श। तो यूँ कहा जाए आइडियल एक ऐसी कंडीशन है जो मोस्टली आप देखेंगे वो होती नहीं है। मोस्टली केवल और केवल उसकी क्या की जाती है, संकल्पना की जाती है और हाइपोथेसिस की जाती है। तो इसी तरह प्लेटो को हम देखते हैं कि प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या था। तो प्लेटो, थोड़ी सी हम व्यक्तित्व की चर्चा कर लेते हैं कि प्लेटो का जन्म, आप माहौल देख ही रहे होंगे कि किस माहौल में हुआ था। उस समय तक आते आते काफ़ी वहाँ पे एक राजा और थोड़ा बहुत रिपब्लिक बन गया था वहाँ का देश। तो इसीलिए देखिए, प्लेटो की सबसे मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि प्लेटो की 3 प्रमुख रचनाएं हुई। आप जानते होंगे, रिपब्लिक, एक स्टेट्समैन और थर्ड लाज, द लाज। तो अगर हम प्लेटो के बारे में अगर पढ़ते हैं, प्लेटो के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं 3 बिंदुओं 3 किताबों में ही हम इसको वर्णन मिलता है। अब देखिए, सुकरात, आप एक चीज़ ध्यान रखें, सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। ठीक, अब प्लेटो का शिष्य भी होगा, कौन होगा? वो अरस्तु होंगे। तो प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो ने अपनी पुस्तक में रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉ और सारी लगभग कम से कम 35 से 36 इनकी कृतियां हैं, 35-36 इनकी रचनाएं, लेकिन ये प्रमुख रूप से हैं। कभी बुक्स आ जाएं तो इनमें वर्णन किया है, इनमें वो डिस्क्राइब किया है और इन किताबों में ज़्यादातर डायलेक्टिकल मेथड का यूज किया है। और डायलेक्टिकल मेथड में उन्होंने क्वेश्चन के रूप में प्रदर्शित किया है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन खुद पूछता है और उनके गुरु सुकरात उसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटो की थोड़ी सी मैं वो कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा सार में बताना चाहता हूँ किस प्रकार के थे। तो प्लेटो के अगर मैं बात करूँ कि प्लेटो क्या थे, तो आइडियल स्टेट की बात करते थे। ठीक है, मतलब आदर्श, एकदम बहुत ही अच्छे विचार। जिस प्रकार से अभी अगर बात करें कि इंडिया में सिचुएशन क्या चल रही है, तो इंडिया में सिचुएशन ये चल रही है कि हर तरफ क्या है, जैसे कोई नेता किसी को जेल भेज दे रहे हैं, कोई जिसके पास जितना पावर है, चाहे वो विपक्ष वाले हों चाहे पक्ष वाले, जो भी कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं। तो ये उस समय भी ये सिचुएशन थी। आखिर सुकरात को जहर का प्याला क्यों दिया गया? जहर का प्याला यही देने का हुआ ना, जिस व्यक्ति ने मतलब क्वेश्चन मार्क किया उसको हटा दिया गया। तो ऐसे ये मतलब प्लेटो इस बात से काफ़ी दुखी हुए, प्रभावित हुए। तो उन्होंने एक आइडियल स्टेट की और आइडियल व्यक्ति की भी और आइडियल ज्ञान की भी क्या किया, संकल्पना की कि इंसान को कैसा होना चाहिए, बहुत ही आइडियल, बहुत ही मतलब दिल से बात जो करते हैं ना, बोलते हैं कि इंसान को बाहर से अच्छा दिखना मैटर नहीं करता, अंदर होना चाहिए। तो उन्होंने
आत्मज्ञान और अंदर से अंदर अच्छे होने की बात कही है। तो आइडियल, बहुत ही आइडियल व्यक्ति थे। पीस की बात किया, कौन की? प्लेटो ने की है। पीस की, पेशेंस की बात किया, पेशेंस की बात किया, और उसके बाद फिर जस्टिस। ये एक प्लेटो की मेन थीम थी, आइडियल, पीस, पेशेंस और जस्टिस। कम्युनिज्म की बात किए, कम्युनिज्म की बात किए। कम्युनिज्म मीन्स कि, अब देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आइडियल स्टेट आने के पहले आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या उनकी थीम थी, इर्द गिर्द क्या चीज़ें घूमेंगी। उनका यही कहना था कि व्यक्ति जो है या फिर राज्य है और कोई राजा है तभी अच्छा माना जाएगा जो वो अंदर से बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा मतलब कि क्रोध, एंगरनेस बिल्कुल नहीं होगी उसके अंदर, पेशेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, और लोभ, ग्रीडीनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम से वो अब कुछ संचय करने वाला नहीं होना चाहिए, ना ही कुछ कोई संपत्ति संचय करे, ना ही कोई धन के लालच में हो, इस तरह से होना चाहिए। और उनका ये कहना है कि लोगों को सारे काम डिवाइड कर दो, वो अपना अपना काम करते रहेंगे। तो इस तरह बहुत ही एक आइडियल कंडीशन जिसको माना जाता है। जिस तरह हमारे महात्मा गांधी जी थे, क्या बोलते? सत्य अहिंसा में चलो, और कोई वायलेंस हमको नहीं चाहिए, इंसान को खुद के अंदर अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ प्लेटो ने बोला कि अपने मतलब हर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्योर होना चाहिए, प्योरीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पवित्र होना चाहिए। जब अंदर की पवित्रता आ जाएगी, जब अंदर आपके अंदर पवित्रता आ जाएगी, तो अल्टीमेटली आप किसी का बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ धोखा नहीं करोगे, और किसी का आप दंडित नहीं करोगे। तो इस तरह से प्लेटो एक बहुत ही आइडियल, बहुत ही ज़्यादा आइडियल होने की कोशिश किए थे। ठीक है, तो ये सब थीम है। अब इसके बाद उनकी बहुत ही बड़ी थ्योरी आई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो इनकी एक और एजुकेशन बेस्ड थी। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटो का आइडियल स्टेट। अब प्लेटो के आइडियल स्टेट में क्या है, आशा करते हैं ये चीज़ें समझ गए। किताबें हैं, ये किताबों में सारे वर्णन है, किताबों और इनके इर्द गिर्द प्लेटो की बातें घूमती हैं। इनका जन्म अगर देखा जाए तो 428 ईसा पूर्व, ठीक है, में जन्म हुआ है, और लगभग ये 99 साल तक जिंदा रहते हैं, और आने वाले 327 ईसा पूर्व में इनका मतलब डेथ हो जाती है। ठीक, तो अब आइडियल स्टेट की हम बात कर लेते हैं कि प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या था। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने थोड़ा सा, इनके पहले मैं ये देख लेता हूँ कि एक व्यक्ति हुए मैथमेटिशियन, आप सबको पता है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक कैलकुलेशन दिया था कि एक स्टेट में कितने व्यक्ति होना चाहिए, 5040, इतने ही व्यक्ति होना चाहिए, एक ये आइडियल स्टेट माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी ये दूसरा है। ठीक है, अभी पाइथागोरस ने 5040 क्या बोले कि इतने व्यक्ति यहाँ पे होने चाहिए एक स्टेट पे। तो और इन्होंने ये पाइथागोरस से काफ़ी प्रभावित थे, मतलब प्लेटो इनके सामने में थे, तो ये काफ़ी मिलता जुलता विचार था। और इन्होंने ये बोला था कि ह्यूमन के अंदर 3 तरह से क्या होते हैं, नेचर होता है। ह्यूमन नेचर में 3 चीज़ें मूल रूप से पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं, पहला रीजन या फिर रीजनिंग मतलब तर्क। दूसरा अगर बात करें ह्यूमन नेचर में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, साहस मतलब करेज, मतलब ये हो गया आपका साहस। ठीक है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात बोली, एपेटाइट मीन्स एपेटाइट या फिर डिजायर, इच्छा। तो पाइथागोरस ने 3 चीज़ों की बात किया, हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है,
रीजन होता है तर्क, और करेज साहस होता है, एंड एपेटाइट और या फिर डिजायर होता है। ठीक है, अब रीजन मीन्स बोला जाए तो क्या हुआ, रीजन मीन्स क्या होता है, तर्क। तर्क मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, माइंड से। हर व्यक्ति के अंदर, हर ह्यूमन नेचर के अंदर क्या होता है कि रीजनिंग होती है, तर्क होता है, तभी वो डिसीजन ले सकता है। इसी तरह उसके अंदर साहस होता है। कोई भी काम करने के लिए पहले राजा होते थे, मतलब अभी भी हैं, अब राजा नहीं है, जैसे अब लोकतांत्रिक है व्यवस्था है तो उसमें पीएम है, सीएम है, तो फिर भी साहस, कभी कभी युद्ध की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो करेज, साहस जरूरी है भाई। और उसके बाद फिर एपेटाइट, मतलब डिजायर, हर इंसान के अंदर डिजायर होता है, इच्छा होती है। इच्छा मीन्स यही है, आप काम कर रहे हैं, आप भोग कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, यूज खाना खा रहे हैं, पीना, खाना पीना, एंड जो भी चीज़ें हैं अपने इन्वॉल्व हैं जिसमें इंसान व्यक्ति के भौतिक सुख मिलता है, तो वो डिजायर के अंतर्गत आता है। तो ये पाइथागोरस ने बताया था। तो इनसे ये हमारे प्लेटो जो थे ये भी काफ़ी प्रभावित हुए, और इन्होंने भी 3 चीज़ों पे मेन फोकस किया। तो आइडियल स्टेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्लेटो भी बताते हैं कि आइडियल स्टेट 3 तरीके का होता है, जिसमें क्या होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, जिसको अगर हम बोलें प्लेटो के आइडियल स्टेट में 3 चीज़ें हैं, इनसे बन के इसका मतलब प्लेटो का आइडियल स्टेट बनता है। अब पहला इसमें बात यही है कि इसमें 3 वर्गों में इन्होंने प्लेटो ने डिवाइड किया। ठीक है, आइडियल स्टेट में मतलब पूरी जनता को, पूरी लोगों को क्या बोला कि 3 वर्गों में ये डिवाइड है। ठीक है, अब सबसे पहले 3 चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे रीजनिंग, करेज एंड एपेटाइट। ठीक है, तो रीजनिंग, करेज, एपेटाइट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जो, ध्यान दीजिएगा, अब मेन है, जिनके पास रीजनिंग है, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास विवेक है, जिनके पास माइंड है, जिनके पास तर्कशीलता है, जिनके पास विजडम है, वो लोग कौन है, उनको बोला इन्होंने रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास। ठीक, एंड जिसके पास करेज है, दैट इज योर वॉरियर, या फिर मिलिट्री, या फिर डिफेंस। अब देखिए, जिन व्यक्तियों के पास क्या है, रूलिंग क्लास कौन कहलाएंगे, जिनके पास रीजनिंग है, तर्क है। करेज कौन कहलाएगा, वॉरियर, मिलिट्री, जिनके पास मतलब साहस है, करेज है, पेशेंस है, वो मिलिट्री या वॉरियर है। फिर ये क्लास कहलाएंगे। थर्ड एपेटाइट, इनको क्या बोला, प्रोडक्टिव क्लास, प्रोडक्टिव क्लास, दैट मीन्स वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास। अब अगर पूछा जाए कि प्लेटो के आइडियल स्टेट में क्या क्या थे, तो इनके आइडियल स्टेट में रीजनिंग वाले लोगों को इनने डिवाइड किया, जिनको रूलिंग क्लास। ठीक है, अब रूलिंग क्लास के बाद इसमें दूसरा होता है करेज, मिलिट्री वाले, और थर्ड क्या है, एपेटाइट, जिनके पास वो तृष्णा हो, इच्छा हो, डिजायर हो, उनको प्रोडक्टिव क्लास या फिर वर्किंग क्लास में डिवाइड किया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अब उनके प्लेटो ने अपने इस आइडियल स्टेट में न्याय की भी बात की, और इन्होंने एक और प्रमुख बात ये की कि इसमें इन्होंने क्या किया कि क्लास डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने एक शब्द बोला, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन बोली कि स्टेट इज द मैग्नीफाइंग फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल। स्टेट इज मैग्नीफाइड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स पर्सनल, तो फिर व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति का
संवर्धित रूप, आवर्धित रूप, संवर्धित शायद मैग्नीफाइंग का आवर्धित ही बोलते हैं, मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा रूप क्या होता है, एक राज्य होता है। जिस प्रकार से जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति के अंदर क्या होगी, रीजनिंग होगी, करेज होगा, एपेटाइट होगा, वही बढ़ के क्या बना लेगी, रूलिंग क्लास, अब फिर ये वॉरियर क्लास। तो यही अब ये पूरा स्टेट हो गया ना, ये जो बाहर का आपका गोला हो गया रूलिंग क्लास, वॉरियर क्लास, ये क्या कहलाए, स्टेट हो गया, बन गया। ये इंडिविजुअल के अंदर होता है, इंडिविजुअल के अंदर पाया जाता है, और ये स्टेट में। अब इन्होंने क्या बोला, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल का बढ़ा हुआ रूप क्या राज्य कहलाता है। आपको दिख भी रहा होगा, एक व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें हैं, वही एक राज्य में बड़े लेवल पे क्लास डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएंगे, वो स्टेट बन जाएगा। ठीक है, अब रूलिंग क्लास में इन्होंने आइडियल स्टेट में ये बोला कि जो रूलिंग क्लास में व्यक्ति होगा उसको एक फिलॉसफर किंग होना चाहिए, फिलॉसफर किंग। पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि फिलॉसफर किंग होना चाहिए। ये आइडियल स्टेट की बात करें, अब फिलॉसफर किंग कैसा होगा, फिलॉसफर किंग में, फिलॉसफर मतलब दार्शनिक, चिंतक, मतलब वो अपने बुद्धि, विवेक और अपने अंदर का आत्मज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। उसको और किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जनता क्या कर रही है, जनता क्या नहीं कह रही है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, जनता की सहमत लेना उसके लिए ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि जनता अगर बोले कि ये रूल बना दो, ये ला, नहीं। राजा को इतना अपने आप में ज्ञानी होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए कि वो खुद डिसीजन ले सके। हालांकि बहुत लोगों ने इसकी क्या कहें बाद में, मतलब बोले कि प्लेटो जो है ना फांसीवाद को सपोर्ट करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब यही बोला कि ये बाद में जो ये मोनार्की है ना, ये टिरेनी में बदल सकती है, निरंकुशता में बदल सकती है। तो इन्होंने इन्होंने ये बोला ना कि फिर किंग को अपने पास पूरा पावर रखना चाहिए अपने आत्मज्ञान और विवेक के बल पे। ठीक, तो राजा तो क्या फिलॉसफर किंग की बात किया, ठीक है, राजा को होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को क्या फंक्शन से, मतलब जिसका जो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए वर्किंग क्लास है तो वो अपना वर्किंग की क्लास करे, वो उनका काम क्या है, प्रोडक्शन करना, काम करना, जैसे बढ़ई हो गया, धोबी हो गए, और जो भी जितने व्यापारी हो गए, ट्रेड हो गया, तो दूसरी क्लास में इंटरफेयर नहीं कर सकते, मतलब दूसरी क्लास में नहीं जाएं। तो उनका एक आइडियल उसमें नॉन इंटरफेरेंस का भी इन्होंने सिद्धांत दिया। मतलब एक क्लास अपने एक क्लास में ही रहेगी, बी, सी। तो राजा है तो अपना राजा का काम करें, वॉरियर है तो केवल और केवल युद्ध करने के काम करें, दूसरे के उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और व्यापारी वर्ग है तो अपना व्यापारी का काम करें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक फिलॉसफर किंग की बात हो गई, नॉन इंटरफेरेंस की नीति हो गई, एंड थर्ड इन्होंने बात किया कि वुमेन इक्वालिटी। अब इन्होंने ये बोला कि वुमेन मतलब महिलाओं की स्थिति को भी क्या किया इन्होंने, ये भी वॉरियर बन सकते हैं, ये भी प्रोडक्शन क्लास में भी जा सकते हैं, ये और राजा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वुमेन इक्वलिटी में इन्होंने, प्लेटो ने बहुत अच्छी बातें की। ठीक है, प्लेटो को अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से, अगर देखेंगे तो बहुत ही आइडियल किस्म के व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छी बातें की हैं। तो वुमेन इक्वलिटी की भी बात किया। देन एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने ये बोला कि एजुकेशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, मीन्स कि एजुकेशन सिस्टम को केवल और केवल स्टेट के हाथों में होना चाहिए, उसका जो सुप्रीम पावर होना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन बनाने के जो भी नियम है वो किसके ऊपर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, स्टेट के अंदर, ना कि प्राइवेट बॉडी को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि अगर ये स्टेट में निहित होना चाहिए
प्राइवेट या फिर सबके पास इसका अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट के पास रहेगा तो वो अपने हिसाब से करिकुलम डिजाइन करेंगे, अपने हिसाब से सिलेबस डिजाइन करेंगे, और कहाँ कैसे लागू करना है, किनको किनको देना है ज्ञान, तो वो देंगे। और बहुत, क्योंकि इसके पास फिलासफर किंग है, तो बहुत ही अच्छे से चिंतन कर सकते हैं किसको देना है। अगर प्राइवेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो मतलब किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन कोई भी दे रहा है, जैसे आज के ज़माने में क्या है, कितनी प्राइवेट स्कूलें खुली हैं, कितनी प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, क्या पता है किसी को नहीं। हालांकि आजकल तो हर जगह नियम है, उसका एक प्रोसेस होता है कि सिलेबस यही रहेगा इस कॉलेज में, पर फिर भी देखा जाए तो कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं कि कई गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसी हैं जिनमें कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट में यही बोला था कि प्राइवेट नहीं होगा, स्टेट के अंदर पूरी अथॉरिटी होगी, जो फिलासफर किंग डिसाइड करेगा। तो ये एजुकेशन में बात उन्होंने किया, तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने किया। और नॉन इंटरफेरेंस हो गया एक, इसी को वो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में क्या है कि मैंने नॉन इंटरफेरेंस मतलब दूसरे के उसमें नहीं काम करेगा, उसके साथ वो फंक्शनल स्पेशलाइज रहेगा। मतलब जो मैंने बताया योद्धा है तो केवल योद्धा वाली बातें करेगा, युद्ध की चीज़ें करेगा, व्यापारिक वाला व्यक्ति व्यापार की चीज़ें करेगा, और राजा अपना रूल्स और रेगुलेशन बनाने में और ख़ुद को फिलॉसफी में डालने के काम करेगा, ठीक है, और फिलॉसफर और विजडम तरीके से सोचेंगे। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आइडियल स्टेट प्लेटो के रहे हैं। प्लेटो ने जस्टिस में भी बात किया, कम्युनिज्म में भी बात किया। देखिए इन्होंने ये भी बोला है फिलॉसफर को क्या होना चाहिए, फिलॉसफर किंग होना चाहिए। और इन्होंने प्लेटो की बहुत सारी थ्योरी हैं जिसमें न्याय की बात करते हैं, एजुकेशन की भी बात करते हैं, और ये वोमेंस को एक बहुत बेटर मतलब सिचुएशन तक लाते हैं। तो ये था किनका, इनका। और एक इंटरनल जस्टिस की अगर बात करें, इंटरनल जस्टिस में ये था प्लेटो का कि व्यक्ति को अपने अंदर से आना चाहिए जस्टिस। कभी ज़रूरत ही ना पड़े कि किसी को हम सज़ा दे रहे हैं, किसी को हम अपने सामने पेश करें, नहीं। व्यक्ति को ऐसा ज्ञान दे दो और ऐसा नॉलेज दे दो कि खुद अपने आप व्यक्ति इंटरनल जस्टिस अंदर से ही इतना अच्छा हो जाए कि किसी को कुछ बोलना ही ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से प्लेटो एक बहुत ही आइडियल, हालांकि ये आइडियल स्टेट की केवल और केवल उनकी इमेजिनेशन थी, ठीक है। इमेजिनेशन यही थी कि उन्होंने कि मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है हालांकि पर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तभी नहीं हो पाया। तो इनकी कुछ क्रिटिसिज्म है, आलोचनाएं आती हैं कि आइडियल स्टेट की क्या क्या क्रिटिसिज्म होती हैं। अब इन्होंने तो आगे हम बात करेंगे क्या क्या क्रिटिसिज्म, ये आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो अब आगे आप बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या हुआ, क्या क्या जब उस समय ये प्लेटो इतने आइडियल हो गए, इन्होंने संविधान मतलब कोई नियम और कानून और लॉ को तो माना नहीं। हालांकि इनकी एक बुक जो द लॉज है, द लॉज, इसमें आगे जाके इनका एक बाई आइडियल स्टेट आता है, इसमें थोड़ा ये बदले हुए देखे गए हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा वहाँ पे नियम बात करेंगे, नियम कानून की बात करेंगे, और संविधान के तहत रह के बात करेंगे। हालांकि अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आइडियल स्टेट में इनका ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लेटो का क्या था, इनका आलोचनाएं क्या हुई, किस बेस पे इनकी आलोचनाएं हुई। क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म आपको पहले ही देखने को पता चल सकता है क्या हुआ। पहली बात उन्होंने ये बोला कि फंक्शनल स्पेशलिटी
अब इसमें क्या है, फंक्शनल स्पेशलिटी में इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति अगर वॉरियर है तो व्यापारी का काम नहीं कर सकता, व्यापारी है वॉरियर नहीं कर सकता। जबकि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, एक व्यक्ति के अंदर कई सारे टैलेंट हो सकते हैं, एक व्यक्ति कई काम कर सकता है, आज कर ही रहा है आज के उसमें तो, और उसको सबसे अच्छा माना जाता है आज के उसमें। तो इसीलिए इनका ये फंक्शनल स्पेशलिटी का ये एक आलोचना किया है कि ऐसा कैसे तुम बोल सकते हो भाई प्लेटो। तो फंक्शनल स्पेशलिटी इनकी एक आलोचना है, ठीक है। देन दूसरा इनका क्या है कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब संविधान से अलग रह के बात कर रहे थे। ये केवल और केवल पूरा का पूरा किसको पावर दे रहे थे, राजा को पावर दिए जा रहे थे। बोल रहे थे कि राजा कोई एक बहुत अच्छा होशियार, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना चाहिए, अपने हिसाब से सब देख लेंगे। मतलब बोला जा रहा था कि किंग बाद में टिरेनी बन सकता है, निरंकुश भी बन सकता है प्लेटो के आइडियल स्टेट के अंतर्गत। फिर इसके बाद एक और अगर इनकी उसकी बात किया जाए तो क्या करेंगे, इंसान के अंदर ये मैंने बताया ही, फंक्शनल स्पेशलिटी मतलब वन एट्रीब्यूट मतलब गुण, जरूरी नहीं है इंसान के अंदर वन एट्रीब्यूट हो, ज़्यादा ही हो। थर्ड एक वो करते हैं कि इटोपिया बोला गया इसको, इटोपिया जो आइडियल स्टेट था प्लेटो का। तो ये सब क्या है, पूरा का पूरा यूटोपिया दैट मीन्स इमेजिनरी। ये कहा गया कि ये सब इमेजिनरी है, वास्तविक ये हो ही नहीं सकता, ये क्या है, काल्पनिक बातें हैं। तो इस तरह से हम आइडियल स्टेट प्लेटो की आज बात किए। अगर बात करें थोड़ा सा एक बार फिर से, तो स्टेट मैग्नीफाइड फॉर्म इंडिविजुअल, क्यों, क्योंकि व्यक्ति के बढ़ के स्टेट बनता है। आपने ये सारी चीज़ें देखा उनके स्टेट के बारे में, आइडियल स्टेट के बारे में, यही कोर अगर थीम देखा जाए तो इनका सबसे मेन इनका प्लेटो का यही बात है, आइडियल स्टेट की संकल्पना है, फिर आइडियल स्टेट की प्रॉपर्टी। और एक और अगर क्रिटिसिज्म देखें तो ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे थ्योरेटिकल कैसे, तो आप देख ही रहे होंगे प्लेटो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब थ्योरी दे रहे हैं, ये प्रैक्टिकल में जबकि कर पाना इतना आसान नहीं है। तो क्या पता राजा ज़रूरी है कि वो अच्छा ज्ञानी हो कि ना हो पाए, नहीं हो पाए। तो इस तरह से सब थ्योरेटिकल बातें हैं। आइडियल स्टेट एक हाइपोथेसिस बन के रह गया, इमेजिनेशन रह के बन गया। तो ये प्लेटो के हमने आइडियल स्टेट की बात करें। तो हालांकि प्लेटो, आप थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट में ये देते हैं कि प्लेटो को कहा गया कि लास्ट ये भारत भी आए थे, गंगा नदी के किनारे बैठे थे। अब कितनी सच्चाई कितनी नहीं पता, पर ये बोला गया कि ये आए थे। और ये ग्रीस में जन्म हुआ, यूनान जिसको बोलते हैं, यूनान पाया जाता है हमारे यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। आप अगर देखेंगे मैप में कि यूनान कहाँ है, कभी ढूंढेंगे तो जो यूरोप वाला मैप है और अफ्रीका का मैप है, उसके यहाँ पे ऊपरी हिस्से में, मतलब यूरोप के नीचे थोड़ा ईस्ट साइड में और अफ्रीका के ऊपर यूनान आपको मिलेगा। तो वहाँ के लोग थे, देख रहे हैं आपकी यूनान के ही लोग ज़्यादा उस समय मतलब फिलॉसफी में ध्यान दिए। तो अब सुकरात हुए, अब प्लेटो हुए, अब इनको गुरु होंगे, सॉरी इनके शिष्य होंगे अरस्तु। इन्होंने, अभी मैं यहीं पे एक समझा देना चाहता हूँ कि प्लेटो का एक सिद्धांत था, प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव्स। एलिगरी ऑफ केव्स मतलब गुफा का सिद्धांत। अगर कभी आए एग्जाम में तो एलिगरी ऑफ केव्स। अब एलिगरी ऑफ केव्स में एलिगरी ऑफ केव्स, केव इसका मतलब गुफा सिद्धांत, गुफा सिद्धांत। प्लेटो बहुत हाइपोथेटिकल थे, बहुत इमेजिनरी थे। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं,
सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? ये वस्तु दिख रही है, ये व्यक्ति दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, ये आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, वाइट बोर्ड दिख रहा है। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में होती ही नहीं, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हैं ही नहीं, ये किसी न किसी चीज़ की परछाई है। तो एलेगरी ऑफ केव्स में क्या हुआ था, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक ये गुफा बनी हुई है, मान लीजिएगा आप अगर एलेगरी ऑफ केव्स सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आएगा एक चित्र। ये एक एलेगरी ऑफ केव्स में एक गुफा बनी हुई है। गुफा में यहाँ पे एक ये दीवार बनी हुई है, ठीक है, और एक यहाँ दीवार बनी है। यहाँ पे कुछ कैदी बैठे हुए हैं और यहाँ पे जल रही है आग, ठीक है, ये क्या है? आग, फायर, ठीक है। अब वहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरी गुफा है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, ये पूरी तरह से ओपेक, मतलब पीछे कुछ नहीं दिख रहा है और यहाँ तक ये कैदी तीनों बैठे हुए हैं। अब इनको क्या लगता है कि ये इनकी जो इमेज है, वहाँ आग जल रही है, वहाँ से लाइट आएगा, ठीक है, ये ऊपर से, ठीक है, गुफा के ये ऊपर से है, ये मत ध्यान दीजिएगा कि आप ध्यान ऐसे करिए कि एक रूम है, उसमें एक दीवार है, उसके पीछे भी कुछ लोग हैं, वहाँ से ये आ रहा है। अभी दीवार पूरी तरह उठी नहीं है, समझ जाइएगा आप लोग। तो वहाँ से ये आग से इन तीनों के परछाई यहाँ पे बन रही है। अब इन लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ क्या है, इनको क्या दिख रहा है? ये कैदी यहाँ इधर 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 तरफ मुंह किए हैं, ये कैदी देख रहे हैं कि ये तीन व्यक्ति हमको चार व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए, प्लेटो ने ये कहा कि जो ये देख रहे हैं एक्चुअल में, तो ये क्या है, रियलिटी है कि नहीं है? आप खुद ही बताइए। तो ये रियलिटी बिल्कुल नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी तो व्यक्ति यहाँ पे है, समझ रहे हैं ना। मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, इसका भी यहाँ पे क्या बना है, शैडो। तो आग पीछे जल रही है, व्यक्ति वहाँ पे खड़े हुए हैं किसी दूसरे वर्ल्ड में, किसी दूसरे दुनिया में, लेकिन दिख इनको क्या रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वही प्लेटो हमको यही समझाना चाहते हैं कि जो हम इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस संसार में देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल एकदम सच्चाई है ही नहीं, वो किसी और तीसरे दुनिया में है। मतलब जो भी चीज़ें मार्कर हमको दिख रही हैं, तो मार्कर इज नॉट रियल, मार्कर इज द शैडो ऑफ द अदर थिंग्स, ठीक है। तो कुल मिला के प्लेटो ने यही कहा कि हम लोग एक एलेगोरी ऑफ केव्स ने उनके एग्जाम्पल देके उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि जो चीज़ें हमको दिख रही हैं वो एकदम रियलिटी नहीं है, वो किसी न किसी चीज़ का शैडो है। आपके सामने जो व्यक्ति दिख रहा है, इवन वो भी शैडो है। मतलब आपके भाई हुआ, आपके रिश्तेदार हुए, आपके दोस्त हुए, कोई भी इस संसार में जो आपको दिख रहा है आंखों के सामने, दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज इमेजिनरी पोर्शन एंड द शैडो ऑफ द अदर थिंग्स। तो कहने का उनको यही मतलब हुआ एलेगरी ऑफ केव्स में, गुफा सिद्धांत में उन्होंने यही बात की। जिस तरह से इन कैदियों को ये जो शैडो दिख रहे हैं ये रियल ना हो के फिर भी इनको दिख रहे हैं, और ये लोग क्या मान रहे हैं, लाखों साल, मतलब कुछ सालों से ये लोग कैद है और ये यही मान रहे हैं रियलिटी यहाँ पे है, जबकि रियलिटी उनके पीछे है। इसीलिए उन्होंने ये बोला कि जो इस संसार में है चीज़ें वो रियल नहीं है, उसी गुफा की तरह है जिस तरह कैदियों को दिख रहा था, और हम लोग इस संसार के कैदी हैं। तो इन्होंने एलेगरी ऑफ केव्स से ये सिद्धांत प्लेटो का बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो आशा करते हैं कि हम ये आप एलेगरी ऑफ केव्स गुफा सिद्धांत देख रहे होंगे। आप एक बार नेट में डालेंगे ना तो पूरा पिक्चर वहाँ पे क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे खुल के आएगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं अदर वर्ड, ये अदर वर्ड है पूरा, ये है ना, ये पूरा अदर वर्ड ही है। इस पार यहाँ पे एक दीवार है,
तो इस तरह से हम प्लेटो के आइडियल स्टेट को, एलोगरी आप केव्स को यहाँ पे कवर करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से तरह से समझ में आ जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटो रहे थे। प्लेटो एरिस्टोक्लीज उनका वास्तविक नाम था, एरिस्टोक्लीज ठीक है। एरिस्टोक्लीज उनका वास्तविक नाम था। उनके जो कंधे थे ना, मतलब शोल्डर वाला पोर्शन था, बहुत ज़्यादा चौड़ा था, वाइड शोल्डर के थे, प्लेट टाइप के, इसलिए उनको प्लेटो नाम दे दिया गया और वो काफ़ी फेमस हो गए हैं। तो इस तरह से हर देश में हर जगह अलग अलग नाम से भी जाना गया उनको। तो प्लेटो के ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। अगर अब हम आगे देखेंगे, आगे अब इनके शिष्य आएंगे अरस्तु, उसके बाद फिर हम आगे चीज़ें बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए। धन्यवाद।